आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। पुलिस ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की वजह से मामूल की सरगर्मियां मफलूज होकर शहर ठप होकर रह गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला डैम से टैक्स फ्री बिजली और गंदम के आटे पर सब्सिडी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। इस हड़ताल को रात भर पुलिस के छापों से मुतासिर किया गया, जिसके नतीजे में मुताद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर और POJK के दीगर हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले निहत्थे शहरियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियां इस्तेमाल की गई। इस तहरीक की एक अहम शख्सियत शौकत नवाज मीर ने गिरफ्तारी से गुरेज किया और शहर भर के इस्तेमाल से खिताब करते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर भी टैग लगाए गए, लेकिन जब तक अल्लाह हमारे साथ है पाकिस्तान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उन्होंने कहा कि हमें सुकून से रहने दो। अगर आप दोबारा लोगों के घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार करेंगे तो अमन नहीं होगा। शौकत नवाज मीर ने अपने खिताब में कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने इलाके को बचाएं, अपनी शिनाख्त बचाएं। अपनी शिनाख्त बरकरार रहेगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, वरना कुछ हासिल नहीं हो सकता। एक एहतजाजी और बुजुर्ग शहरी जिसके घर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने उठाया था, उसने कहा कि कल शाम मेरे घर पर छापा मारा गया और आज सुबह एक और कोशिश की गई, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। जो लोग एक्शन कमेटी के साथ हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले साल इसी तरह की शटरडाउन हड़ताल हुई थी जो POJK में हाइडल पावर की पैदावारी लागत के साथ मुंसलिक बिजली के मुनसिफाना कीमतों के मुतालबात की बाज़गश्त करती थी। इस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। मैं इनको मुतनबे करना चाहता हूँ कि ये होश के ना कर लें और मुज़ाकरात की मेज पे आए, वरना तो दमादम मस्क अंदर होगा। पूरे भी साथ होंगे। फ्रेश खून है, आप घबराने वाले नहीं हैं। इस एक्शन कमेटी के साथ वो लोग हैं जो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ आंसू गैस, छली, लाठी चार्ज से हम डरने वाले, गोली से डरने वाले नहीं हैं। ये पुलिस क्या है, हम तो आर्मी से नहीं डरते। आर्मी भी आ जाए तो हम नहीं डरेंगे। तो आप पुरअमन रहें जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये हड़ताल जारी और सारी रहेगी। यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। ये आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौकों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौराहों के अंदर देंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर जो कहा था, अब वही बात POK के लोग भी कहने लगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर चुके POK के लोग अब ये कहने लगे हैं कि वो पाकिस्तान की तरह POK को आजाद कश्मीर नहीं कहेंगे, बल्कि POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहेंगे, क्योंकि यही सच है। देखिए रिपोर्ट। POK में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग। आजाद कश्मीर के तोहमत से आजादी का इनकलाब। असली पहचान बताकर पाकिस्तान से मुक्ति की मांग। ये POK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की सबसे ताजा तस्वीर है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार, महंगाई की मार
और भारी भरकम टैक्स के बोझ से त्राहिमाम करते पीओके वासियों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार को यहां कई संगठनों ने एकजुट होकर पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, मगर लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने फिर से बर्बरता की। शुक्रवार रात से ही लोगों पर जुल्म और सितम शुरू हो गए और शनिवार को जब लोग एकजुट होने लगे तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां बरसाई गई। दोस्तों, साथियों, आखिरी फतह आवाम की होगी। इस तरह की तहरीकें हमने बहुत देखी हैं पहले भी। आपकी ये तहरीक जरूर रंग लाएगी, ये तहरीक जरूर कामयाब होगी और ये तहरीक पीओजेके के अंदर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल करने की तरफ पहला कदम है। हमें उम्मीद है कि अवाम मुतहद रहेंगे। आखिरी फतह आपकी होगी, हम आपके साथ खड़े। पाकिस्तान के लिए पीओके में छिड़ी बगावत को रोकना अब नामुमकिन दिखने लगा है, क्योंकि अब महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने कब्जे वाले जिस हिस्से को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है और भारत जिसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, उसे लेकर अब वहां के युवा ही ये कहने लगे हैं कि हमें आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके का ही कहना चाहिए, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके लिए एक एडवाइस थी। आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर कहना छोड़ दें आप, बजाय इसके कि आप आजाद कश्मीर कहें। ये आजाद कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है। आप इसके बजाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोले। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, डजंट मैटर। आपसे जो भी पूछे, बैरूनी ममालिक में जो कश्मीरी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, यू शुड हैव टू से यू फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का वर्ड इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि आप पाकिस्तान के कब्जे के अंदर। पीओके के एक युवा की इस अपील को सुनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद आता है, जिसमें कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही पीओके के लोग ही ये कहने लगेंगे कि हमें भारत में मिला दीजिए। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने उधमपुर में मोहम्मद शरीफ केस के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने दहशतगर्दों से तफ्तीश के बाद 6 मुश्तबा दहशतगर्दों के तैयार करदा खाके दिखाए। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि तहकीकात के बाद दहशतगर्दों के खाके तैयार कर लिए गए हैं और पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जिसमें कठुआ का एक शख्स इनकाउंटर में मुलविस पाया गया है। 28 तारीख को 28 अप्रैल को हमारा एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारा एक बीडीजी जवान जो है वो शहीद हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। कुछ जनता के इनपुट, कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज के इनपुट, कुछ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इनपुट, ये सबको मिला के हम लोगों ने कुछ एक आदमी को फिलहाल गिरफ्तार किया, जिसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। उसके अलावा हम लोगों ने ये सारे इनपुट्स के आधार पे हमने स्केचेस बनाना शुरू किया है, जिसमें 5-6 स्केचेस हमने लोगों ने बनाए हुए हैं और वो आपके माध्यम से हम पब्लिक को शेयर करेंगे, सो दैट कि पब्लिक इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देगी, सो दैट कि हम इन लोगों को न्यूट्रलाइज कर सकें। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें क्रेडिबल इनपुट्स देगा उसको हम अच्छा खासा रिवार्ड जो है।
पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुलवामा में दफा 144 नाफिज है जो नाकाबिल कबूल और नाजायज है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी कारकुनों को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि यह इंतखाबी ड्रामा क्यों किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। माहौल पीडीपी के हक में है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। मैदान सज चुका है, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार है, मगर आपने देखा कि जिस तरह बीजेपी की सरकार इस वक्त कोशिश कर रही है, पीडीपी का जो माहौल देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, आपने देखा कि जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां 144 लगाया गया। हमारे लोगों को पिकअप किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को पिकअप किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। ये पीर पंचाल से लेके यहां तक हर जगह यही माहौल है, घबराई हुई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 87 में जिस तरह धांधलियां की गई, आज भी इलेक्शन कमीशन खामोश है और यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज है उनके हक में काम कर रहा है। मैम, आपने एक अपना कैंपेन एग्रेशन तरीके से चलाया, हमने देखा है, मैंने खुद कवर किया है आपके कैंपेन्स को। एक वुमेन पावर को लेकर एक बड़ा अच्छा संदेश वहां से निकल कर आ रहा है, उसे कैसे देखेंगे? देखिए, जो विमेन है दे आर द वर्स्ट एंड द फर्स्ट सफरर्स। नेचुरली उन सब लोगों का दम घुटता है। जो हमारी औरतें हैं उनका किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी का भाई बंद है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। सरकारी लोग नौकरियां तो दे नहीं रहे पर नौकरियों को निकाला जा रहा है। महंगाई बढ़ गई। हमारी बिजली, जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करता है, मगर हमारी बिजली हमें सबसे ज्यादा महंगी मिलती है, जिसका असर, ये तमाम चीजों का असर औरतों पे पड़ता है। इसलिए एज अ वुमेन वो मेरे से रिलेट करके मेरे फंक्शंस में ज्यादा आते हैं। बड़ा चैलेंज किसे मान रही है मैम, इंडिया गठबंधन या फिर मौजूदा हुकूमत? नहीं, हमारा तो चैलेंज जो इस वक्त दांगलियों की तैयारी हो रही है, जिससे हमारे लोगों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। जिस तरह 144 लगाया गया है पुलवामा में ताकि वोट बाहर लोग वोट देने के लिए नहीं आए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त की सरकार है जो पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है अपनी प्रॉक्सी पार्टीज को जिताने के लिए। बाकी लोग तो हमारे साथ हैं। मैम, एक चीज ये जानना चाहूंगी कि हमेशा पीडीपी पर ये जो लेगेसी पॉलिटिक्स है इसका आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार आपने ऐसे लोगों को मौका दिया है जो एक आम नेता है, उसको लेकर कैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जिसको बीजेपी ने जेल में डाल दिया 3 साल, ये कह के कि ये गरीब लोगों को जेलों से छुड़ाता था। उसपे जो कश्मीरी को स्टोन पेल्डर को नाम पे बंद करते हैं, शक के नाम पे बंद करते हैं, मिलिटेंसी के नाम बंद करते हैं, तो वही तरह उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लोगों को बोला कि इन्होंने हमारे जवानों को जेल में डाल दिया है, अब आपका काम बनता है कि उसको वोट देके उसको वकालत करने के लिए, ताकि जितने लोग हमारे जेलों में बंद हैं उनकी वकालत के लिए उसको पार्लियामेंट में भेज दें। मैम, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आप लोगों के बीच गई, आपने बहुत सारी सभाएं की, कैसा रिस्पांस लग रहा है? रिस्पांस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर उनकी कोई वकालत करता है या पिछले 5 साल से वकालत की या आगे भी करेगा, वो पीडीपी है जो बिना खौफ बिना डर के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। मैम, कितना कठिन रहा ये वाला चुनाव? क्योंकि एक समय में हमने देखा कि बहुत सारी फ्रंटलाइन लीडरशिप एक साथ आपकी छोड़ के चली गई, उसके बावजूद भी आप डटी रही, लगी रही। बहुत चैलेंजिंग, बहुत नुकसान किया है बीजेपी ने। मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे मिनिस्टर जो थे, एक्स मिनिस्टर, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस पार्टी को तोड़ के ले गए। आज भी बीजेपी सिर्फ महबूबा मुफ्ती के पीछे पड़ी है। आज भी जहां जहां हमारे वर्करों को पिकअप किया जाता है, आज भी पैसा खुली तौर से खर्च किया जा रहा है पीर पंचाल और दूसरे इलाकों में कि किसी तरह से महबूबा मुफ्ती को रोका जाए। तो मगर मुझे खुशी है लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है और उसके लिए काफी उन्हें उम्मीद है कि लोग कहीं ना कहीं उनके साथ हैं और जिस तरह से उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं कैंपेनिंग में, जिस तरह से गई हैं, कहीं ना कहीं पीडीपी को जरूर सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अफाक के साथ में जासमिन शर्मा, न्यूज़ 18। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। आप अगर बालापुर में भालू के हमले में महिला घायल, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल में गई थी महिला, घायल के अस्पताल में किया गया भर्ती। जबलपुर में एसआई मुरारी दुबे की इलाज के दौरान मौत, चुनाव ड्यूटी से लौटते समय हुआ था ब्रेन हैमरेज। मड़ोताल थाना में पदस्थ थे एएसआई मुरारी दुबे। महासमुंद में गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को 12-12 साल की सजा, दोनों पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना। 60 किलो गांजे के साथ किया था गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा बाल विवाह रोकथाम अभियान, पहले पढ़ाई फिर विदाई का दे रहे संदेश। जिला प्रशासन और यूनिसेफ कर रहा आयोजन।
रायपुर में सड़कों पर बेलगाम बाइकर्स चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। जशपुर में तेज रफ्तार 4 गाड़ियां आपस में टकराई। बस, कार, मेटाडोर और ट्रेलर आपस में टकराए। हादसे में 6 लोगों को आई चोट। जांजगीर में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। पुलिस ने 75 लाख की इमारती लकड़ी और मशीन जब्त की। अवैध रूप से संचालित आरा मिल को किया गया सील। बिलासपुर में अटल आवास में चाकूबाजी की घटना। युवक और महिलाओं पर चाकू और लाठी बेल्ट से किया हमला। आपसी विवाद में हुई मारपीट। छिंदवाड़ा में रिंग रोड पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में 3 तस्कर और 11 गायों की मौत। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। भोपाल में 3 युवकों के डूबने से मौत। घोड़ा पछाड़ डैम पर पार्टी मनाने गए थे 7 युवक। बिलखारिया क्षेत्र का मामला। कोंडागांव में चलते ट्रक में लगी आग। जगदलपुर से रायपुर जा रहा था ट्रक। आधे घंटे में आग पर पाया गया काबू। खंडवा में 2 मकानों में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग की चपेट में आया घर के आभूषण और सामान। जबलपुर में दिव्यांग के साथ बर्बरता। खाना मांगने पर युवक ने कर दी पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में बदमाशों ने एसी मैकेनिक के घर पर किया पथराव। असामाजिक तत्वों की करतूत सीसीटीवी में कैद। 7 से 8 बदमाशों ने किया था पथराव। सूरजपुर में डीजल चोरों से दहशत। लगभग 500 लीटर डीजल की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में हवाला कारोबारी के घर पुलिस की दबिश। सूत्र के मुताबिक करीब 15 करोड़ का है हवाला। पैसों का चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका। सूरजपुर में आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। फरार एक आरोपी की तलाश जारी। साइबर सेल और करंजी पुलिस की कार्रवाई। दतिया में युवक की दिन दहाड़े हत्या। भांडेर चिरंगांव। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम का इलेक्शन की तैयारियों पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सब हो चुकी हैं। उनका जो रैंडमाइजेशन होता है, जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स करना होता है, वो भी हो चुका है। और अभी हम अगर देखें तो एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, उसमें जो लास्ट 72 आवर्स और लास्ट 48 आवर्स उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसको लेके भी हम तैयार हैं। और जैसा आपने देखा होगा, कल एक जो ऑर्डर आया था, ये सभी जगह सभी इलेक्शंस में जो जितने भी असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, लास्ट 48 आवर्स के लिए खास SOPs होते हैं। और उसमें जो ऑर्डर अंडर 144 हुआ है, उसको लेके ये कहना चाहेंगे कि उसमें जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होती हैं, वो जो कैंपेनिंग होती है लास्ट 48 आवर्स में, उस पर रोक होती है। और उसके साथ साथ उसमें ये भी होता है कि एक कैंडिडेट या उसका जो इलेक्शन एजेंट है या और कोई जो उसका है, उसको कितनी व्हीकल्स हैं, उस पर कुछ जो है कंट्रोल होता है। बाकी इसको लेके ये बताना चाहूँगा कि ये 144 सिर्फ वो वाले हैं जो कैंपेन या बाकी चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्शंस हैं। अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक या जनरल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा ये भी है कि इसमें भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेसिफिक कहना है कि जो डोर टू डोर अगर कोई कैंपेन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन। सर, इस बार स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए, तो क्या है इन पोलिंग बूथ्स का मुद्दा और मकसद क्या है? स्पेशल पोलिंग बूथ हम बताएं कि कोशिश ये रहती है कि जो इलेक्शन है वो इंक्लूसिव रहे और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें आएँ और पार्टिसिपेट करें। उसी को देखते हुए हम जानते हैं कि जो वुमेन हमारा इलेक्टोरेट है वो 50% है, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के तहत हमने पिंक पोलिंग स्टेशन, हर एक असेंबली सेगमेंट में एक पिंक पोलिंग स्टेशन रखा है, जिसमें हमारा मैन पावर जो पोलिंग स्टाफ है वो वुमेन पोलिंग स्टाफ रहेगा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी वहाँ पे कोशिश रहेगी कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारी वुमेन जो है वही सिक्योरिटी फोर्स रहेगी। इसका पर्पस ये है, एक असेंबली सेगमेंट में एक ये पोलिंग स्टेशन रखने का मतलब ये है कि इससे एक लार्जर मैसेज है सभी जो हमारे वुमेन इलेक्टर्स हैं, ताकि वो आएँ और पार्टिसिपेट करें और अपना जो इलेक्शन है वो वोट कास्ट करें। रेड भी कुछ पोलिंग बूथ्स है उनका। उसके अलावा हमारे
3-4 कैटेगरी के हैं। एक पिंक पोलिंग स्टेशन जहां वुमेन वेंड है, दूसरा PWD जो हमारे हैं डिफरेंटली एबल्ड, और जो इस सूरत में है कि वो पोलिंग स्टेशन पे जा सकते हैं, उनके साथ स्टाफ के साथ बात होती है एडवांस में कि क्या वो पोलिंग स्टेशन तक जा सकते हैं और वहां पे वो क्या पोलिंग पार्टीज का काम कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक PWD पोलिंग बूथ भी रखा है हर एक असेंबली सेगमेंट में, क्योंकि ये भी। श्रीनगर लोकसभा हलके से DPAP उम्मीदवार मोहम्मद आमिर भट्ट का कहना है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सयाहत को फरोग देने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर जोश है और उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और वो नौजवानों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। क्षेत्र से DPAP के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, आज का क्या शेड्यूल है? आज का शेड्यूल हमारा बहुत लंबा है। मैं शॉर्ट में आपको बोलूंगा कि हम टूलिप गार्डन से स्टार्ट करेंगे, जो गुलाम नबी आजाद की देन है इस इलाके को। यहां से शुरू करेंगे, बहुत लंबा एरिया है, गांधरबल में खत्म हो जाएगा अराउंड 3 or 4 o'clock। तो जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपके सामने है, आपको देख रहे हैं जोशो खरोश कितना है, कितनी गाड़ियां हैं, सब आपने देखा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। और गुलाम नबी आजाद साहब के जो 2.5 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो याद है। पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, अभी तक बहुत बार मैंने बोल चुका हूं कि सबसे पहला है बेरोजगारी, जो हमें खत्म करनी है। उसके बाद डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, या बिजली बिल की हाइक्स आप देखिए, हमारी बिजली भी बेच चुके हैं। मगर सबसे हमारा पहला जो रहेगा प्रायोरिटी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमें खत्म करनी है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों को पता है कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जो लोग जुड़े हैं हम उनके सिपाही हैं। हमें लोगों का ही काम करना है जैसे आजाद साहब काम करते हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप खुद नौजवान हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, बहुत कुछ करना है। आई बिलोंग टू टूरिज्म सेक्टर। सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। आई हैव न स्पोर्ट्समैन की जो हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट में आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे BTech, MTech, MCA, BBA, BCA बच्चे करके घर में बैठे हैं आज। अगर एक IT हब यहाँ पे बनेगा, कम से कम 50,000 एम्प्लॉइज वहां पे एडजस्ट होंगे। तो हमारा पहला फोकस रहेगा कि कम से कम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें हमारे 50 से 60 हजार मुलाजिम एडजस्ट हो जाए। तो चुनावी तशहीर का, चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा। कैमरामैन शोएब के साथ मैं काजी इरफान, News 18 के लिए। उधर अपनी पार्टी उम्मीदवार अशरफ मीर का कहना है कि बीजेपी का प्रॉक्सी उम्मीदवार कहना गलत है। News 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हरीफ जमातों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के इल्जामात लगाती हैं। इनका मानना है कि हम जहद तरक्की के लिए सेंटर से सूबे के बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर साहब के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, तो सर गलत तो नहीं होगा? नहीं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमने जो एक अलायंस किया लार्जर कन्वांस के लिए की है, एक बड़े कॉज के लिए की। आज तक जो झूठ की सियासत यहाँ कश्मीर में चली थी, हमारे लोगों को वर्गलाया जाता था, हमने कहा कि उस चीज को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। रक्त रंजित लाश, भांडेर थाना क्षेत्र की घटना। कोरबा में छप्पर तोड़, 7 लाख नकदी सहित जेवरात की चोरी। रिश्तेदार के यहां शादी में गया था परिवार। बालको नगर थाना क्षेत्र का मामला। बलौदा बाजार में दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत। पालरी थाना क्षेत्र का मामला। बस्तर के बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिखा एक साथ 17 वन भैंसे का झुंड। महाराष्ट्र और तेलंगाना के राज्यों से लगा हुआ है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। रायसेन में वन विभाग को श्रीनगर पुलवामा हल्के में 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे मरहले में मुल्क भर में 52,000 माइग्रेंट कश्मीरी वोटर्स अपना हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 25,760 मर्द वोटर्स और 26,340 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रियाज अहमद ने News 18 JKLH को बताया कि पोलिंग के लिए माइग्रेंट कश्मीरी वोटर्स के लिए कुल 28 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 23 जम्मू, 4 दिल्ली और 1 उधमपुर में स्टेशन बनाया गया है।
लोकसभा इलेक्शन के चौथे फेज में 13 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं और अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पे श्रीनगर पुलवामा सीट जो है उस पे चुनाव होने वाले हैं। इसके तहत अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 52,000 से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के, कश्मीरी पंडित, जिसमें कुछ सिख और मुस्लिम्स भी हैं और उनके लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू हो, उधमपुर और दिल्ली और बाकी जगहों पे क्या क्या इंतजाम हैं। श्रीनगर और पुलवामा सीट जो है इस पार्लियामेंट्री सीट के लिए माइग्रेंट वोटर्स की अगर हम बात करें उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है ARO माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद। सर, कितने वोटर हैं सबसे पहले जानना चाहेंगे इस श्रीनगर स्पेस पे? टोटल हमें पता है कि 1,13,000 के करीब वोटर हैं, लेकिन इसमें कितने वोटर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने पोलिंग स्टेशन आपने बनाए? देखिए, अभी हमारा फोकस फिलहाल श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पे है जो कि मंडे को पोल के लिए जा रही है। और श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का सवाल जहां तक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 52,000 वोटर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। तो एज ऑफ आवर इलेक्टोरल रोल जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट रोल बनाया है उसकी फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 15,204 वोटर जो हैं जो जम्मू में वोट कास्ट करेंगे फिजिकली। जहां तक श्रीनगर का सवाल है, हमारे पास कुछ 2 पोलिंग स्टेशन थे जहां पे 1500 से ज्यादा वोटर्स थे। वो एक उदय वाला है, स्कॉस्ट कैंपस जो उदय वाला है, और दूसरा है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल चक चंगरवान चिनौर मोड़ पे। तो यहाँ पे दोनों में 1500 से ज्यादा वोटर्स थे, तो हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 23 मतलब 21 + 2 23 पोलिंग स्टेशन जो है जम्मू में स्टैब्लिश किए गए हैं श्रीनगर पीसी के लिए। लोग बाहर रह रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, जो पुणे में है, बेंगलोर में है या मुंबई में है, वो चाहें तो जम्मू में आके फिजिकली वोट कर सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है जो फॉर्म 12C भरने से होती है और मैक्सिमम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। हमें अभी तक श्रीनगर की बात करें 471 पोस्टल बैलेट रिक्वेस्ट आ चुकी हैं जो कि हमने फर्दर बैलेट पेपर उनको डिस्पैच कर। पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटी है हर एक माइग्रेंट जो है अवेल कर सकता है, चाहे वो जम्मू में बैठा है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे मुंबई में है, वो अवेल कर सकता है। लेकिन जो जम्मू में है पर्टिकुलरली, वो लोग फिजिकली वोट करना चाहें वो फिजिकल कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। और जहां तक रही बात रुझान की, काफ़ी ज़्यादा रुझान है लोगों का इस बार। एमफार्म जो स्कीम है जो ख़त्म होने के बाद लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट रोल जो हमारा था या एक फाइनल रोल जो हमने बनाया उसमें रह गया है, वो इंश्योर करें कि आने वाले टाइम में उनका नाम रहे, ताकि एट पार विद अदर्स, जैसे लोगों का नॉर्मल वोटर लिस्ट होती है वैसे ही उनकी वोटर लिस्ट बन जाए। जगती जो है सबसे बड़ा कैंप है, उसमें कितने आपने वो पोलिंग बूथ? हाँ, जहाँ तक जगती का सवाल है, जगती में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वोटर्स हैं। तो वहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन 4 हैं जगती में। 2 हायर सेकेंडरी में है, एक मिडिल स्कूल जगती और देन एक कम्युनिटी हॉल में हमने इस्टेब्लिश किया है। तो जो कैंप के लिहाज से देखा जाए तो जगती में सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे पास हैं। लास्ट में पूछना चाहूँगा आपको कि जो पोलिंग पार्टीज हैं और जो बाकी वो क्या कल तक होगा या आपने कर लिया? देखिए, पोलिंग पार्टीज और मटेरियल का सवाल जहां तक है वो हमने सारी तैयारियां कर ली है। कल ही हम दोपहर को पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच करेंगे ताकि अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पे या शाम को पहुंच जाएं और अपना जो भी है स्टेशन सेटअप कर लें अपने अपने एरिया में। करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर रियाज अहमद, ये ARO माइग्रेंट से कह रहे हैं कि जो फेज़ 13 तारीख को जो चौथा फेज़ है जिसमें श्रीनगर और पुलवामा की वोटिंग है, उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में खासा इंतजाम किए गए हैं और जो लोग फिजिकली वोट नहीं डाल सकते उनको बैलेट से भी वो वोट डाल रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। खासकर जब एम फार्म खत्म कर दिया गया, वो प्रोसेस खत्म कर दिया, उससे ज़्यादा लोगों में रुझान बढ़ा है कश्मीरी माइग्रेंट्स का वोटिंग के प्रति। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं ने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत पर रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी रहनुमाओं ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने मिठाइयां तकसीम की। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबी मुहिम में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी वोटरों को इंडिया ब्लॉक के हक में वोट देने की तरगीब देने में मदद करेगी। मैं आपको बता दूं कि जो बाकी चरणों के चुनाव हैं वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे बाकी भिन्न भिन्न स्टेटों में हैं, उन कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है इसमें और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और इंडिया अलायंस की जीत।
टाउन हॉल बिरवा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में पार्टी के सदर और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान, इमरान रजा अंसारी, आबिद हुसैन अंसारी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 1987 में एनसी ने इंतखाबात में चोरी करके इक़्तिदार पर हावी हुए, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर में बंदूक लाई और हालात ख़राब करवाए। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि जेल खाने उन्होंने देखे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां जुल्म की इंतहा की। कन्वेंशन से इमरान रजा अंसारी के अलावा दीगर और नज़ीर अहमद खान ने भी खिताब किया। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि ये सीट हमने जीती हुई है, लेकिन 370 हमेशा के 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ पीसी रही है। हम पहली पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, हालांकि मैं जेल में तब था, लेकिन अब यह है कि वापस कैसे लाना है। ये जो 3 मेंबर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि और कोई कश्मीरी पार्टी लड़ रही नहीं है, इन 3 से वापस नहीं आएगा, मैं वो कहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह वापस एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप बना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि एनसी और पीडीपी ने कश्मीर के अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। संजय सराफ ने जिला पुलवामा के टहाब इलाके में अपनी पार्टी के हक में इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा। संजय सराफ ने इससे कबल अपनी पार्टी के हक में जिला पुलवामा के टहाब इलाके में घर घर मुहिम चलाई और लोगों को कहा कि एनसी और पीडीपी दफा 370 को लेकर हमेशा ही आम लोगों को धोखे में रखा है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पार्लियामेंट में आज तक कानून को बचाने के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी को एक मौका देना वक्त की अहम जरूरत है। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिस तरीके से कश्मीर में सियासत की है, यहाँ लाशों पर उन्होंने सियासत की, यहाँ के मरगुजारों को आबाद करने का काम किया, किसी बच्चे को आबाद नहीं किया। अगर आबाद किया, फारूक साहब ने अपने बच्चे को आबाद करके उस वक्त भाजपा के गवर्नमेंट में मंत्री बनाया, तो मुफ्ती साहब ने अपनी बेटी को आबाद करके चीफ मिनिस्टर बनवाया स्टेट का। तो इन लोगों ने कभी भी आबाद कश्मीर को कहीं नहीं किया। मुफ्ती साहब के बाद में जब महबूबा जी आई, 124 कत्ल बच्चों के हो गए, उसकी कातिल है वो। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके टाइम में 129 बच्चों का कत्ल हुआ, कातिल थे उस वक्त। पार्लियामेंट में कभी आज तक इन्होंने एक भी बात नहीं बोली। यहाँ आज लोगों को धोखा दे रहे हैं, 370-35 की बात कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट में 370-35 पे डिस्कशन डिबेट चल रहा था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुलकर बोला कि मैं रात को सोया नहीं, इसलिए नहीं सोया कि मेरे को लगा कल मेरे को 370-35 पर डिबेट करेंगे ये लोग, कुछ भी बोलेंगे, मैं तैयार होना चाहिए। तो बोला, ओपनली बोला पार्लियामेंट में, आप गूगल खोल के चेक कर लीजिए। फिर बोला पार्लियामेंट में उन्होंने कि भाई इनकी तरफ उंगली उठा के बोला, मेंबर पार्लियामेंट जो एनसी का था उसकी तरफ उंगली उठा के बोला कि भाई आपने तो बात भी नहीं की 370-35 पर, मैं तो रात भर सोया नहीं। तो ये सब जो धोखा दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं अल्ताफ साहब जो है, मेरी अपनी पार्टी है RLJP, बट आज अल्ताफ साहब यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। 70 साल से हमने उन पार्टियों को देखा है, एक नई पार्टी है, नई उमंग है। हम चाहते हैं कि नई पार्टी, नए चेहरे को हम सब कश्मीरी भाई एक मौका दे दे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पामपुर में एक रैली और बूथ प्रेजेंट्स वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने की। प्रोग्राम के दौरान जिला सदर पुलवामा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी पैदा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खित्ते में अमन अमान के अलावा इलाके की तरक्की के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों के बजाय यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के कलीदी रोल अदा करेगी। हम 3 खानदान के खिलाफ है, ये मैं कहना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनके हम खिलाफ है। इनकी दुकानें बंद हो गई। ये खानदानी राज भारतीय जनता पार्टी यहाँ चलने नहीं देंगे। आप देखिए बारामूला में आज उमर अब्दुल्ला का बेटे कैंपेन कर रहा है।
इनको पता है उमर अब्दुल्ला का टर्न ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे उसका बेटा। पेट साउथ कश्मीर में देखिए इल्तिजा मुफ्त, ये ख़ानदानी राज हमने ख़त्म किया। 70 साल इन लोगों ने हमारे गरीब आवाम के साथ इस्तेसाल किया। मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को आपकी माध्यम के ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ, 13 मई आने वाला है, जोग दर जोग लोग निकले, अपना वोट कास्ट करें। इन पार्टियों को सबक सिखाना है, इन पार्टियों को सबक देना है, क्योंकि वोट ज़ाया नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी का यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम इसी विकास के साथ। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पुलवामा में दफ़ा 144 नाफिज करने पर जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा, जो कि जिले के चुनाव अफसर भी हैं, उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद वोटिंग से 48 घंटे कबल तशहीरी मुहिम बंद होने के सिलसिले में SOPs पर अमल करना लाजमी होता है। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूरे ज़िले में दफ़ा 144 नहीं है, बल्कि सिर्फ इंतखाबी मुहिम पर है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत से है। उन्होंने कहा कि चौथे मरहले के तहत श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त में आने वाले ज़िला पुलवामा की सभी 4 असेंबली हलकों में भी 13 मई को वोट डालने के हवाले से सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। देखें तो एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, उसमें जो लास्ट 72 आवर्स और लास्ट 48 आवर्स उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसको लेके भी हम तैयार हैं। और जैसा आपने देखा होगा, कल एक जो ऑर्डर आया था, ये सभी जगह सभी इलेक्शंस में जो जितने भी असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, लास्ट 48 आवर्स के लिए खास SOPs होते हैं, और उसमें जो ऑर्डर अंडर 144 हुआ है, उसको लेके ये कहना चाहेंगे कि उसमें जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होती हैं, वो जो कैंपेनिंग होती है लास्ट 48 आवर्स में, उस पर रोक होती है। और उसके साथ साथ उसमें ये भी होता है कि एक कैंडिडेट या उसका जो इलेक्शन एजेंट है या और कोई जो उसका है, उसको कितनी व्हीकल्स हैं, उस पर कुछ जो है कंट्रोल होता है। पीडीपी के बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर का टनमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो हुआ। मीर के हमरा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के पीडीपी इंचार्ज शबीर अहमद मीर भी मौजूद रहे। रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर ने एनसी और बीजेपी की शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने मिलकर आवाम का इस्तेहसाल किया। मीर ने कहा कि एनसी खानदानी राज चलाकर और सबसे झूठ बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। फैयाज मीर ने कहा कि अलायंस सज्जाद गनी लोन और एनसी ने भी बीजेपी और आरएसएस की ईमा पर तोड़ा। रिस्पॉन्स है लोगों का। आज हमारा रोड शो था, कोई जलसा नहीं था, तो तकरीबन हम 10-15 जगह पे भी रुके, लोगों से बात की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग तैयार है वोट डालने के लिए, और आज उस ताकत के खिलाफ वोट डालेंगे जिस ताकत ने हमारा तशक्कुस, हमारा आइन, हमारा स्टेट, हमारा 370 और 35 से हटाया। इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों से कि जिस तरह से हम देख रहे हैं उसके खिलाफ इंशाल्लाह आज वोट होगा। है उमर साहब को अभी भी लग रहा है कि उसके दादा यहाँ पे रहे, चीफ मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, उसके बाप भी रहे, वालिद साहब भी उनके रहे, खुद भी रहे, तो वो उनको हवाई वो आज तक मिला। वो चाहते थे कि यहाँ पे मतलब जो उन्होंने किया, बाइकाट होता था, बाकी चीज़ें, आज लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। क्योंकि पहले जो था ये मोबाइल नहीं होते थे, आजकल सोशल मीडिया है। बेहतर रहता कि उमर साहब पहले यूट्यूब पे निकालते कि उस दिन पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में एहतजाज किसने किया। उनके वालिद साहब भी MP थे, वो 2 तारीख को बजाय पार्लियामेंट में वो आके घर में बैठे, जिसने वहाँ पे एहतजाज किया, जिसको वहाँ से मार्शलों ने निकाला, उस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जितना झूठ उमर साहब कहते हैं उतना मैंने किसी एक को यहाँ कश्मीर में नहीं देखा, और उसको लग रहा है कि ये झूठ की कहानी अब चलेगी, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे। सबको किया गया रेस्क्यू, आपसी लड़ाई में बाघिन की हुई थी मौत। दंतेवाड़ा में जगदलपुर गीदम मार्ग पर सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, मौके पर 2 की मौत, 1 घायल। मुंगेली में मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला।
अंबिकापुर में भालू के हमले में महिला घायल, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल में गई थी महिला, घायल के अस्पताल में किया गया भर्ती। जबलपुर में एसआई मुरारी दुबे की इलाज के दौरान मौत, चुनाव ड्यूटी से लौटते समय हुआ था ब्रेन हैमरेज, मड़ोताल थाना में पदस्थ थे एएसआई मुरारी दुबे। महासमुंद में गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को 12-12 साल की सजा, दोनों पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना, 60 किलो गांजे के साथ किया था गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा बाल विवाह रोकथाम अभियान, पहले पढ़ाई फिर विदाई का दे रहे संदेश, जिला प्रशासन और यूनिसेफ कर रहा आयोजन। रायपुर में सड़कों पर बेलगाम बाइकर्स, चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करनाह सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई कृष्ण गंगा पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए हिंद पाक क़यादत से मुतालबा किया कि दोनों मुल्कों की क़यादत को आपस में बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर मुकम्मल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 JKLH के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ कृष्णगंगा के किनारे खुसूसी बातचीत की और PDP पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में BJP को एंट्री देकर जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों के लिए क्रॉसिंग यूनिट खोल देने चाहिए ताकि आर पार लोग रिश्तेदारों से मिल सकें। लगातार ये इलेक्शन में ये कह रहे हैं कि हिंद पाक क़यादत को आपस में बातचीत का अमल भी शुरू करना चाहिए। उमर साहब, हिंद पाक क़यादत को दरियाई किशन गंगा के किनारे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि कश्मीरी जो है वो अमन के माहौल में सांस ले सके? मैं तो दोस्ती और अमन का ही पैगाम देना चाहूँगा। मैं और किसी के अल्फाज यहाँ नहीं दोहराऊँगा। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म जिनको इसी BJP की हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। दरिया के पार जो है ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप इस मुल्क को जो है यहाँ से उठा के कोई और मुल्क यहाँ बसा नहीं सकते हो। आखिरकार इन्हीं के साथ रहना है तो क्यों ना दोस्ती से रहें। यहाँ कई सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो है जिनके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटा यहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटी यहाँ है। भाई अगर यहाँ है, बहन वहाँ है। तो इन हालात में बेहतर यही होगा कि हम दोस्ती का रिश्ता जो है वो अपनाएं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें दोनों मुल्कों को अपना रोल जो है अदा करना होगा। पाकिस्तान में हाल ही में इंतखाबात हुए, नई हुकूमत बनी, यहाँ जून में नतीजा जो भी होगा नई हुकूमत आएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों मुल्कों के मवालिक जो हैं वो बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करें और जो हमारे फिर मसले मसाइल हैं उनको हल करना शुरू करें। आपस में आना जाना हो, ट्रेड हो, जो हमारे रास्ते मौजूदा हुकूमत में बंद किए गए, चाहे वो श्रीनगर मुजफ्फराबाद हो, पुंछ रावलाकोट हो, ये हमारे टंगधार का रास्ता हो। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कितना नज़दीक है ना, 50 मीटर का भी फासला नहीं है। एक पुल यहाँ लगा लो, टूरिज्म दोनों तरफ से होगा, लोगों को फायदा होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट में जीत कर जाएंगे, क्या इन खासतौर पर जो LOCs के करीब इलाके रहते हैं, जो चाहते हैं जिनके रिश्तेदार उस पार है, क्या कोई क्रॉसिंग पॉइंट होना चाहिए? वो आवाज़ बिल्कुल होना चाहिए और क्रॉसिंग पॉइंट थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसी चीज़ कायम करें जो था नहीं। क्रॉसिंग पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें दिए, क्रॉसिंग पॉइंट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने उनको और ज़्यादा मजबूत किया। ये इसी दौरे हुकूमत में जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट बंद हुए। अगर बंद हो सकते थे तो खुल भी सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि वो खोली जाएगी। कि जो मैंने अभी भी आपसे एक बात कही थी कि जो माइग्रेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे कैसे वोट मांगेगी, क्या हमारे माइग्रेंट कॉलोनीज में आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर से वो फूल खिले जो यहाँ पर होता था, खासतौर पर हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर जो पंडितों के बगैर अधूरा है। उसके लिए आप क्या कहें? अब मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़रा देखें हमने क्या किया था और मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए क्या किया। 10 साल जो UPA की हुकूमत रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, और उसके बाद 10 साल जो NDA BJP की हुकूमत रही नरेंद्र मोदी साहब के निगरानी में, देखें
फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि दोबारा जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ वो इस दौर में शुरू हुआ। इनको इनके कैंपों में बंद करके गेटों पे ताला लगाना वो इनके दौर में हुआ। इनके जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करके नौकरी देने का स्कीम जो है वो ख़तरा में पड़ा इनके दौर में। इनके लिए कुछ नहीं हुआ ना, माँ सिवाय इनके लिए जो है बीजेपी ने बातें ज़रूर की, इनके वोट हासिल किए, इनको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इनको फ़ायदा ज़रा सा भी नहीं पहुँचाया। मेरे साथी जो हैं वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास पहुँचें, जहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं। इसी पैगाम के साथ कि इस बार हमें एक मौका दें कि हम दोबारा से इनकी नुमाइंदगी करें और इनके मसले हल करें, क्योंकि जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर जो है, हमारी कश्मीरियत जो है वो अधूरी है और हमारी कश्मीरियत को जो है ज़ख्म पहुंचा, नुकसान पहुंचा जब उनको यहाँ से जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आएँ, अपने घरों में बसें और यहाँ जो है उसी तरह की ज़िंदगी जो है बस करें जिस तरह 1987-88 से पहले कर रहे थे। सियाती मकाम गुलमर्ग की गोल्फ क्लब में स्वीप पहल के तहत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस बारामुल्ला और होटलियर्स एसोसिएशन गुलमर्ग के बाहिमी इश्तराक से 2 रोज़ा म्यूजिक कंसर्ट जश्न जमहूरियत मनाया जा रहा है। आज पहले रोज़ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधुड़ी और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने इसका इफ्तिताह किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह, एक्स पेंडिचर ऑब्जर्वर सीताराम मीना और पुलिस ऑब्जर्वर रविशंकर भी इस प्रोग्राम में पहुंचे। पहले दिन गुलमर्ग क्लब में मुख्तलिफ फनकारों और स्कूली बच्चों ने अपने फ़न के जादू बिखेरे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूलों के तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेल मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने कहा कि इस प्रोग्राम से ये आगाही होगी कि जमहूरियत के जश्न में किस तरह हर एक को शमूलियत करनी होगी और अपने कीमती वोट से एक अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करना होगा। लोगों ने स्पेशली जो हमारी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अलॉन्ग विथ हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर का जो उनका पूरा अमला है, अलॉन्ग विथ जो हमारी होटेलियर्स क्लब है एंड अलॉन्ग विथ आर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन रखा है जिसका नाम जश्न जमहूरियत है, जिसमें वेरियस हमारे स्पेशली जो लोकल आर्टिस्ट हैं, हमारे जो शफी शुपोरी साहब हैं, हमारे एक जो लोकल बारामुल्ला का बैंड है, प्लस जो हमारे एक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हैं, उनका भी हमने इशफाक का उनका भी यहाँ पे आज प्रोग्राम म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा है। बेसिकली म्यूज़िकल प्रोग्राम का कारण बेसिकली है कि टूरिस्ट भी आए, बाकी भी आए, जिससे एक टूरिज़्म का भी हो। सेकंड जो हमारी अभी आपको पता है कि एक हफ्ते बाद हमारी पोलिंग भी है 20 तारीख को, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो डिफरेंट श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के में 8 पिंक पोलिंग बूथ स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनका मकसद खवातीन में वोट डालने के बारे में बेदारी पैदा करना और वोटिंग का फीसद बढ़ाना है। गुलाबी पोलिंग बूथ में सिर्फ खवातीन ही वोट डाल सकेंगी। इस बूथ की सबसे बड़ी खुसूसियत यह होगी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और तमाम पोलिंग एहलकार खवातीन ही होंगी और यहां सिर्फ खवातीन पुलिस एहलकार तैनात होंगी। पिंक पोलिंग बूथ के साथ साथ सुर्ख पोलिंग बूथ, नीले और सब्ज पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। नोडल ऑफिसर स्पेशल पोलिंग स्टेशन श्रीनगर का कहना है कि इस बार वोटिंग का फीसद बढ़ेगा और वोटिंग में खवातीन की शिरकत भी बढ़ेगी। स्पेशल पोलिंग स्टेशन मंतशा बिनते रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, अगर श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कितने पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और किन किन जगहों पर बनाए गए हैं? जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी डायरेक्शंस हैं इस साल की जो स्पेशल किस्म के पोलिंग बूथ्स हैं उन्हें बनाया जाए, जिसमें से पिंक पोलिंग स्टेशंस आते हैं जो कि औरतों के लिए ख़ास तौर से बनाए गए हैं। साथ ही में आपके रेड पोलिंग बूथ्स आते हैं जो कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं, और ब्लू पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो यूथ के लिए है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हैं, और साथ ही में कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशंस का भी इंतखाब किया गया है। और अगर हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर 8 है, 8 रेड, 8 पिंक, 8 ब्लू और 8 ग्रीन। जी, तो ये बताएं कि इन पर क्या क्या विशेष इंतज़ाम रहेंगे, क्या इन पोलिंग बूथ्स की भूमिका रहेगी? जी, अगर आप देखेंगे तो ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक बूथ है, पिंक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो हज़रत बल, आपका हबकदल, आपका छानापोरा, सेंट्रल शाल्टिंग, जो भी 8 सेगमेंट्स हैं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक में इनकी मौजूदगी है। तो जैसा कि आपने कहा इंतज़ामात, वहाँ पर देखिए पहले सिंबॉलिकली ये जताना ज़रूरी है
कि हर इंसान का वोट जो है वो मैटर करता है, चाहे वो औरत है, चाहे वो कोई इंसान है डिसेबिलिटीज़ के साथ, या हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स है। आप जानते ही हैं कि इस बार तकरीबन 2 लाख जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली दफ़ा अपना वोट डालेंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर हमने कलर कर रखा है, कर्टन्स दे रखे हैं, बहुत खूबसूरत सा माहौल क्रिएट किया है, साथ ही में सेल्फी बूथ्स भी रहेंगे और जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, पानी, वॉशरूम्स, वो भी अवेलेबल हैं। जी, इस बार अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं की कितनी भूमिका रहेगी चुनाव को लेकर के? जी, आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो समाज के हर शोबे और हर तबके में मौजूद होनी चाहिए, तभी एक कौम जो है वो एक एम्पावर्ड कौम कहलाती है। अगर आप देखेंगे अभी 24 कैंडिडेट्स जो है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। और वोटर्स की बात करें तो तकरीबन हमारे मेल और फीमेल वोटर्स की जो तादाद है वो सेम ही है। तो बहुत ज़रूरी है कि औरतें आएँ और अपना वोट जो है वो कास्ट करें, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे 1960 का जो साल है उससे पहले तकरीबन 100 कंट्रीज़ और 1960s के बाद जो 100 कंट्रीज़ हैं उन्होंने औरतों को वोटिंग राइट दिया, यानी कि औरतों को वोटिंग राइट बहुत देर से मिला है और उन्हें चाहिए कि वो अपने इस वोट का, अपने इस पॉलिटिकल पावर का जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये थी मंतशा बिनते रशीद, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो श्रीनगर संसदीय क्षेत्र है इसमें 8 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। नादिम मेमोरियल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा के ऑडिटोरियम में स्वीप के तहत पहली बार जिला बानीपुरा से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जिला इलेक्शन अफसर शकील रहमान के अलावा डिप्टी इलेक्शन अफसर CEO बानीपुरा के अलावा हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन और बड़ी तादाद में नए दर्ज किए गए वोटरों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ हमारा डिसिप्लिन का ये सभी प्रोग्राम है इलेक्शन के बारे में। यहाँ के नोडल अफसर ने हमारे साथ मिलकर आइकान हूँ इसका और ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और हमने ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हम इनको आज बताएंगे कि एक वोट डालने का क्या फायदा है और हमें वोट डालना क्यों है। इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम बना दिया। उनको हम यहाँ कह देंगे कि 20 तारीख को हम जाएंगे अपने पोलिंग बूथ पर, कैसे वोट डालेंगे, क्या करेंगे और हमारे साथ कौन सी फैसिलिटी है और वोट डालने का क्या फायदा है, इससे हमारे मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ेंगे, उसी के बारे में हमारा आज ये प्रोग्राम। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।